मैं हिमांशी कक्कर आपका एजुकेशन टेम्पल अ जर्नी ऑफ सक्सेस में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार, जिसको हम इंग्लिश में फोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती यानी कि आवाज़ निकलती है। उस ध्वनि को हम वर्ण के नाम से जानते हैं यानी कि अक्षर के नाम से जानते हैं, जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है। और वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि स्वर क्या सबसे पहले वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, स्वर की मात्रा क्या होती है, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं, अयोग्य वा क्या होता है। इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और अपने कोशिश करेंगे कि अपने सारे टॉपिक्स को वर्णमाला से रिलेट जितने भी हैं, वर्ण विचार से जितने भी रिलेट करते हैं, वो सारे क्लियर हों। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारित रूप इस प्रकार है। सबसे पहले स्वर। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। अब संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श। आगत ध्वनियाँ आ, ज, फ। वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोग्य वा। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे कि मैंने अभी स्वर बताए थे। ठीक है। और जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको किसी भी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है। ये 11 होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भेद में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण से सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। अ, ई, उ, री, कम समय लगता है जिनमें। सेकेंड इज दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 इज प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत कहते हैं। जैसे ओम, हे राम, तो बहुत लंबा स्वर लग रहा है।
स्वरों की मात्रा सीखते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इन्हें चिन्हों का प्रयोग होता है। इन्हीं के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। सीखते हैं स्वर और मात्रा। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े आ की मात्रा आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। क, ख, ग, च, छ, ज आदि अ वर्ण से रहित व्यंजन जो हैं क, ख, ग, मतलब इनमें अ वर्ण नहीं जुड़ा हुआ है। जब वर्ण जुड़ जाता है तो जैसे ऊपर दिए हुए हैं उस तरीके के बन जाते हैं, यानी कि जो नीचे दिए हैं क, ख, ये बिल्कुल क्या है, इनमें स्वर का मिलान अभी नहीं हुआ है। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगी तिरछी रेखा को हल कहते हैं। जो रेखा लगी है उसको हल कहते हैं। इनके द्वारा व्यंजन के आधे होने का संकेत मिलता है। अगर किसी व्यंजन के नीचे इस तरीके का हल लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये आधा स्वर है। अब व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के साथ होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अब पढ़ते हैं हम स्पर्श व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, मतलब छूती हुई बाहर आती है, उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, जो क वाले वर्ग होते हैं क, ख, ग, घ, ण, वो कंठ से निकलते हैं। च वाला जो वर्ग होता है च, छ, ज, ज, य, वो तालू से निकलते हैं। जो ट वाला वर्ग होता है वो मूर्धा से, त वाला दंत से और प वाला ओष्ठ से। पहले सेकंड हम सीखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को भी पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। बोल के देखिए, य, र, ल हल्की सी छूती हुई हट रही है लेकिन पूरी तरीके से स्पर्श नहीं कर रही है। थर्ड वन इज ऊष्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने, यानी कि एक वर्ण बनाने के लिए 2 व्यंजनों का जब हम जोड़ करते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ किससे बनता है? क और श से बनता है। त्र किससे बनता है? त और र के मिलान से त्र बनता है। जैसे चित्र। ज्ञ किससे बनता है? ज और इ से हम ज्ञ बनाते हैं। श्र किससे बनता है? श और र से, यानी कि जैसे श्रम। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 वर्णों के मिलन से बनते हैं। सेकेंड वन इज द्वित्व व्यंजन। 2 समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च और च, यानी कि बिना स्वर का मिलन च वाला और स्वर का मिला हुआ जब बनेंगे तो च बनेंगे। जैसे कच्चा। ऐसे ही क बनेगा, जैसे कि पक्का, चक्का, सिक्का। त और त को मिलाएंगे तो बनेगा तत्, कुत्ता, पत्ता, छत्ता। द और द को मिलाएंगे तो दद, गद्दा, रद्दी, चद्दर। ट और ट को मिलाएंगे तो भुट्टा, पट्टा।
न और न को मिलाएंगे तो बनेगा न, अन्न, भिन्न, पन्ना। द्वैत्व व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अनेक संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। ठीक है, जैसे उज्ज्वल को अगर हम तोड़ें तो उ, आधा ज, फिर आधा ज, फिर व, आधा व में अ मिला तो वो पूरा बन गया। आधा ल, उसमें अ मिला यानी कि अ का स्वर मिला, तब वो पूरा ल बन गया यानी कि उज्ज्वल। फिर ज्योत्सना, ज में, आधा ज में, आधे य में ओ की मात्रा लगी, आधे त में, आधे स में, आधे न में आ की मात्रा लगी तो बना ज्योत्सना। इसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार। इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह ये है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे कंस, हंस, तो म और न की आवाज़ दे रहा है यानी कि अंश। अभी तो इसमें न की आवाज़ आ रही है। ठीक है। सेकेंड वन इज़ विसर्ग। स्वर्ग से परे जो दो बिंदियाँ लगाई जाती हैं वो विसर्ग कहलाती हैं। इनका उच्चारण केवल संस्कृत से जो कुछ तत्सम शब्द आए हैं उनके साथ किया जाता है, जैसे अतः, प्रायः, प्रातः, और इसका उच्चारण अदे ह के जैसा होता है। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिकता वर्णों का एक गुण है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जिसका चिन्ह इस प्रकार है। इसका प्रयोग स्वरों, व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आँख, चांद, माँ, गाँव और सांप।